अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर की साजिश के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा यह साजिश कितनी भयानक थी। आज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में तबाही का सीक्रेट प्लान मिला। उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन की डायरी में लड़कियों को रिक्रूट करने के ऑपरेशन हमदर्द की डिटेल मिली। दहशत फैलाने के लिए 8 डॉक्टर्स की 4 टीमें बनाई गई थी, 4 गाड़ियां खरीदी गई थी, बारूद का इंतजाम हो गया था, डेटोनेटर्स पहुंच गए थे, ब्लास्ट की तारीखें भी तय कर दी गई थी और जगह भी। 6 दिसंबर को अयोध्या में और 26 जनवरी को दिल्ली में ब्लास्ट होना था। वाराणसी और लखनऊ भी आतंकवादियों के निशाने पर थे, लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस इस गैंग के 4 मेंबर्स तक पहुंच गई। इसीलिए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की सारी प्लानिंग फेल हो गई। अब डॉक्टर्स की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक करके सारे राज खुलने लगे हैं। एक एक करके दहशतगर्दों के हमदर्द पकड़े जा रहे हैं। अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन सईद का भाई डॉक्टर परवेज पकड़ा गया। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को दबोचा गया। पुलिस अब डॉक्टर मुजम्मिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर को खोज रही है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर मुजफ्फर भी टर्की गया था और अगस्त में देश से भाग गया। उसकी लोकेशन फिलहाल अफगानिस्तान में मिली है। इधर फरीदाबाद में पुलिस ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की वो 4थी कार भी बरामद कर ली है जो डॉक्टर शाहीन ने खरीदी थी। ये कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली। इसका इस्तेमाल भी ब्लास्ट में होना था। आज पुलिस को अल फलाह मेडिकल कॉलेज के रूम नंबर 13 में क्या क्या मिला, डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में किन किन लोगों के नाम लिखे हैं, एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल का प्लान क्या था, कहां कहां धमाके करने की साजिश थी, डॉक्टर शाहीन की डायरी से इस मॉड्यूल के कौन कौन से राज सामने आए, टीम एम, मैडम सर्जन, ऑपरेशन हमदर्द, पार्सल, कंसाइनमेंट जैसे कोडवर्ड्स का क्या मतलब है, और इन सारे लोगों का, इन सारे डॉक्टर्स का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये सब आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जिसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के डॉक्टर्स ने आतंकवाद का अड्डा बना दिया। आज मैं आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंक का अड्डा बनने की पूरी कहानी सुनाऊंगा। आपको यह बताऊंगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को डॉक्टर्स के गैंग ने कैसे बारूद के गोदाम में तब्दील कर दिया। आज पुलिस को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से एक और कार मिली। ये वो 4थी कार है जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया जा रहा था। दहशतगर्दों के नेटवर्क में शामिल डॉक्टर्स 4 कारों के जरिए 4 शहरों में ब्लास्ट की प्लानिंग कर चुके थे। इसके लिए 4 गाड़ियां खरीदी गई थी। 2 गाड़ियां डॉक्टर शाहीन सईद ने खरीदी थी और 2 डॉक्टर उमर ने। सबसे पहले डॉक्टर शाहीन की गाड़ी पकड़ी गई जिसमें AK-47 और एक्सप्लोसिव बरामद हुए। दूसरी I-20 कार से उमर ने ब्लास्ट किया। तीसरी इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो उमर के नाम पर खरीदी गई थी वो कल अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक गांव से बरामद हुई थी। डॉक्टर शाहीन के नाम पर जो ब्रेजा गाड़ी सितंबर में खरीदी गई थी वो आज पुलिस ने ढूंढ ली। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और उनके साथियों की प्लानिंग यह थी कि हर गाड़ी में एक्सप्लोसिव भरकर अलग अलग शहरों में ब्लास्ट करना है। हर ब्लास्ट के लिए 2-2 डॉक्टर्स की 4 टीमें बन गई थी। कब ब्लास्ट करना है, कहां ब्लास्ट करना है, उसकी प्लानिंग भी हो चुकी थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी पर अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ में धमाके का प्लान था। इसके बाद 26 जनवरी को लाल किले में ब्लास्ट किया जाना था। पुलिस ने एक्सप्लोसिव बरामद कर लिए हैं, गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं, नेटवर्क में शामिल ज्यादातर लोग पकड़े गए हैं। अब पुलिस इनके मददगारों को खोज रही है और इसके लिए एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। आज पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले फहीम नाम के शख्स को पकड़ा।
वहीं वो शख्स है जिसने डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव में पार्क किया था। जांच में पता लगा जिस घर के सामने गाड़ी पार्क की गई थी वो घर फहीम की बहन का है। फहीम अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर उमर के असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। गांव वालों का कहना है कि जिस वक्त ये गाड़ी पार्क की गई उस वक्त गाड़ी में एक महिला भी थी जिसने बुर्का पहन रखा था। यह महिला कौन थी, पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ब्लास्ट के सारे तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़ रहे हैं, इसलिए आज दिन भर अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एनआईए और दूसरी जांच एजेंसी के अफसर डेरा डाले रहे। यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ हुई, लेकिन जब पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 की तलाशी ली तो क्लियर हो गया यही कमरा आतंकवादियों का मीटिंग पॉइंट था। इसी कमरे में सारी साजिश हुई। कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल और रूम नंबर 4 में उमर रहता था। रूम नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल की परमिशन के बगैर किसी को घुसने की इजाजत नहीं थी। यहां से कुछ केमिकल्स और डिजिटल डेटा, कई तरह के डिवाइसेस और पेन ड्राइव्स मिली हैं। पुलिस को शक है कि मुजम्मिल, शाहीन और उमर, इन तीनों ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज की लैब से वो केमिकल्स चुराए जिनका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव बनाने में होता था। इन्हीं केमिकल्स के साथ अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर एक्सप्लोसिव तैयार किए गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरियां मिली हैं। एक डायरी धौज गांव के उस कमरे से भी बरामद हुई है जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने 360 किलो विस्फोटक छुपा कर रखा था। इस कमरे से मिली मुजम्मिल की डायरी में कोड वर्ड्स में काफी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसमें 8 और 12 नवंबर की तारीख का जिक्र है। डायरी में करीब 2 दर्जन लोग के नाम हैं। इसमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के लोग हैं। जांच में यह तो साफ हो गया कि ब्लास्ट की साजिश कम से कम 2 महीने से चल रही थी। आतंकवादी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन किसी को इतनी बड़ी साजिश की कानो कान खबर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अब जांच एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी कुंडली को खंगाल रही हैं। इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। अब ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड चेक कर रही है। इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहां से आती थी, इसकी जांच की जा रही है। यह भी पता लगा जा रहा है कि हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से ही क्यों आते थे। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से अब बार बार सफाई दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए उनका यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेशनल रिश्ता था। वो यूनिवर्सिटी के बाहर क्या करते थे इससे अल फलाह यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी को चलाने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के एडवाइजर मोहम्मद रजी ने कहा कि यूनिवर्सिटी जांच एजेंसीज की पूरी मदद कर रही है। ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी भी जांच एजेंसीज के कांटेक्ट में हैं। मोहम्मद रजी ने कहा जवाद अहमद सिद्दीकी के बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पुराने सारे मामलों में क्लीन चिट दी है। हमारी यूनिवर्सिटी का क्लियर स्टैंड है कि उनका हमारे साथ में एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक रिलेशन था। उस रिलेशन के अलावा हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनआईए की टीम ने आपसे पूछताछ की है? हमारे से कोई पूछताछ नहीं की। जो भी उन्होंने बात की है अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा और उनका स्टाफ उस चीज को डील कर रहा है। जवाद अहमद सिद्दीकी साहब यहाँ के चेयरमैन हैं अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के और यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। वो कहाँ हैं वो जवाद अहमद सिद्दीकी? जवाद अहमद सिद्दीकी अपने इसी चीज में कोऑपरेट कर रहे हैं सब लोगों को। हाँ। ये डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो यहीं पर मौजूद हैं। जवाद अहमद सिद्दीकी पर आज की डेट में कोई मुकदमा नहीं है। तमाम मुकदमे उनके एक्विटेड हैं। अगर कोई मुकदमा था तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स ने उनको बरी कर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपनी सफाई देने का हक है, इसलिए उनका पक्ष मैंने आपको सुनवाया।
लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज की लैब से एक्सप्लोसिव तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल कैंपस से बाहर कैसे गए, क्योंकि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने कॉलेज लैब से केमिकल धौज और तागा गांव में ट्रांसफर किए। मैंने कल आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास धौज और तागा गांव के उन 2 मकानों के बारे में पूरी डिटेल दी थी जिन्हें मुजम्मिल ने किराए पर लिया था, जिन मकानों में 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक जमा किया गया था। जब इन मकानों की हकीकत सामने आई तो गांव में सन्नाटा है। तागा गांव में जिस कमरे को मुजम्मिल ने किराए पर लिया था वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक का था। मोहम्मद इश्तियाक को भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। आज इंडिया टीवी की टीम मोहम्मद इश्तियाक के उस कमरे में पहुंची जहां से 2600 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि जिस कमरे में भूसे के ढेर के नीचे एक्सप्लोसिव्स को छुपाकर रखा गया था वो कमरा भी मकान के पीछे के हिस्से में है। लोकेशन ऐसी है जिस पर किसी को शक हो ही नहीं सकता। इस वक्त हम सड़क पर मौजूद है और यहां से आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल सुनसान सा ये इलाका है, दूर दूर तक यहां पर कोई मौजूद नहीं है। और यहां पर ये जो गांव है फतेहपुर टागा, इस गांव के अंदर एक मौलवी का घर मुजम्मिल ने किराए पर लिया। किराए पर लेने के बाद उसने यहां पर लोगों को यह बताया कि वो खेती का काम करता है, इसीलिए खाद और भूसा यहां पर स्टोर कर रहा है। इस घर में जब पहुंची टीम तो यहां पर आप आकर देखेंगे एक पूरा घर है और लोगों को शक नहीं होता था क्योंकि एक मौलवी का घर है और ये कहता था कि ये यहां पर खाद और साथ ही भूसे का सामान रख रहा है। लेकिन ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर इस तरीके का जो भूसा है, इस तरीके के आप देखेंगे, इस तरीके का भूसा और यहां पर खाद के कट्टों की आड़ में अमोनियम नाइट्रेट, तकरीबन 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहां से बरामद किया गया। इसके अलावा 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक और दूसरी जगह से बरामद किया। पुलिस ने आज फतेहपुर तागा गांव के लोगों से पूछताछ की है। इश्तियाक के परिवार वालों से भी इस मकान में आने जाने वालों की डिटेल पूछी जा रही है। इसी पूछताछ में खुलासा हुआ कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ डॉक्टर शाहीन भी इस मकान में कई बार आई थी। इश्तियाक की वाइफ ने यह बात कंफर्म की है कि उसके मकान में डॉक्टर शाहीन 3 बार आई थी। वो जब भी आती थी अपने चेहरे को हिजाब से ढककर रखती थी। मुजम्मिल के साथ कुछ देर कमरे में रहने के बाद वापस चली जाती थी। इश्तियाक की वाइफ ने बताया कि मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहता था, लेकिन इस कमरे में अक्सर आता जाता रहता था। हर बार अपने साथ कुछ सामान लाता था और फिर उसे कमरे में रखकर चला जाता था। लेकिन कभी किसी को यह शक नहीं हुआ कि डॉक्टर मुजम्मिल कमरे में जो सामान जमा कर रहा है वो असल में एक्सप्लोसिव है। लेकिन इश्तियाक के परिवार के दूसरे लोग उसके बचाव में आए हैं। इश्तियाक के ज्यादातर रिश्तेदार नूह में रहते हैं। इश्तियाक के भाई ने कहा कि वो 5 भाई हैं, सब के सब मौलवी हैं, सब के सब मस्जिदों में नमाज पढ़वाते हैं। इश्तियाक भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद से जुड़ा था, इसलिए वहां के डॉक्टर ने कमरा किराए पर मांगा तो बिना जांच पड़ताल के दे दिया। यही उसकी गलती है। तो वो मस्जिद है अल फलाह कॉलेज की, वो मस्जिद है कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। अच्छा। तो 20 सालों से वहीं रह रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी उसने जो है फतेहपुर में एक जगह ली थी, उसमें मकान बनाए थे 4 कमरे, वो कमरों को किरायों पे उस दिन से किरायों पे चलते थे वो। उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था, पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं, साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया। उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, तो ये लोगों की बात है। सब जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है। लेकिन पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इश्तियाक ने विस्फोटक बनाने में काम आने वाला फर्टिलाइजर खरीदने में डॉक्टर मुजम्मिल की मदद की। कुछ फर्टिलाइजर नूह से भी खरीदा गया। बाकी रॉ मेटेरियल की खरीद हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हुई।
इस केमिकल को अपने घर तक पहुंचाने में भी इश्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल की मदद की। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने नूह से एक खाद कारोबारी को हिरासत में लिया। इस कारोबारी का नाम दिनेश सिंगला है। पता चला कि आतंकियों ने सिंगला की दुकान से फर्टिलाइजर खरीदा था और इससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया। चूंकि आतंकी साजिश का सेंटर अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इसके आसपास के इलाके हैं, इसलिए यह यूनिवर्सिटी एनआईए के रडार पर है। आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा एक्शन हुआ। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल-फलाह की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एआईयू का लोगो और नाम इस्तेमाल न करने को कहा गया। आज यह भी खुलासा हुआ कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी यह झूठा दावा कर रही थी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी एनएएसी ने उसे ए ग्रेड रेटिंग दी थी। आज एनएएसी ने साफ किया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने न तो कभी रेटिंग के लिए अप्लाई किया और न ही उसे कभी रेटिंग दी गई। इस तरह का झूठा दावा करने को लेकर एनएएसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। नोटिस मिलने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डाउन कर दी गई। आतंक के इस नेटवर्क की जांच में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, इन सब पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की पैनी नजर है। इस वक्त दिल्ली से देवेंद्र पाराशर, फरीदाबाद से अभय पाराशर और लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह मेरे साथ हैं। सबसे पहले अभय पाराशर के पास चलते हैं। अभय, अब यह क्लियर हो गया कि जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इसका सेंटर अल-फलाह यूनिवर्सिटी था। तो आज की जांच में क्या क्या सामने आया? बिल्कुल रजत जी, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है ये बिल्कुल तय है कि इसी बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर मुजल्लिम और साथ ही डॉक्टर उमर, शाहीन, इन सब ने यहीं पर इस पूरी आतंकी साजिश को रचा। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 के अंदर डॉक्टर मुजल्लिम जो है उसके कमरे के अंदर लगातार बैठकें हुई, मीटिंग हुई और उसी में तय हुआ कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी की जो लैब है वहां से थोड़ी थोड़ी मात्रा में केमिकल को बाहर निकालना है और उनको अलग अलग ठिकानों पे इकट्ठा करना है। इसी के साथ नूह में जो फर्टिलाइजर की शॉप्स हैं वहां से कुछ केमिकल खरीदा गया और उससे भी अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। इसके बाद जब ये जानकारी आज एनआईए को मिली तो एनआईए की टीम, साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम और सबसे महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को यह जानकारी मिली कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये सारी मीटिंग्स हुई। तीनों एजेंसी आज सुबह से ही इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इस बिल्डिंग में पहुंची। वहां पर इनके कमरों को खंगाला गया, जहां से डायरीज काफी बरामद हुई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद हुए, साथ ही कुछ पेन ड्राइव बरामद हुई जिसमें काफी ज्यादा लेखा जोखा था, क्योंकि सूत्रों का यह कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर भी उमर और मुजल्लिम की आपस में कई बार तनातनी हुई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा हिसाब किताब रखते थे। इन तमाम मटेरियल्स को, एविडेंस को ये लोग इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली कि सिर्फ एक गाड़ी i-20 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों की इन लोगों ने पूरी एक प्लानिंग की थी कि अलग अलग जगह से जब एक्सप्लोजिव भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा तो उन्हें 4 गाड़ियों के अंदर प्लांट करके यूपी में प्रयागराज, काशी, इसके साथ ही दिल्ली, अयोध्या, यहां पर अलग अलग गाड़ियों को प्लांट किया जाएगा और एक साथ सीरियल ब्लास्ट किए जाएंगे, जिसकी तारीख 6 दिसंबर और साथ ही 26 जनवरी के आसपास हो सकती है, जिसे अभी कंफर्म होना बाकी था। लेकिन एक और गाड़ी रजत जी आज बरामद हुई जो कि शाहीन के नाम पर थी, ब्रीजा गाड़ी, और उस गाड़ी की तलाशी के लिए बॉम्ब स्क्वाड की टीम को यूनिवर्सिटी में बुलाया गया और उन्होंने पूरी गाड़ी की तलाशी ली। अभी उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन क्या उसमें कोई विस्फोटक हो सकता है, इस बारे में भी बहुत जल्द जो एजेंसीज हैं वो जानकारी दे देंगी। लेकिन अब चारों गाड़ी और यूनिवर्सिटी के अंदर साजिश का पूरा खुलासा हो चुका है। जी अभय, हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर से आतंकवादियों द्वारा भेजे गए डॉक्टर्स एक एक करके यहां आते गए, नौकरी पाते गए और कोई पूछने वाला नहीं था? जिन डॉक्टर्स को बाकी जगहों से देशद्रोह या अनुशासनहीनता के लिए निकाला गया, उनका अपॉइंटमेंट बड़े आराम से हो गया। मौलाना इश्तियाक रोज अल-फलाह के चक्कर काटते रहे, डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करते रहे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अल-फलाह का मेडिकल कॉलेज आतंकवाद का अड्डा बन गया।
अल फलाह के पास गांव में बारूद का ढेर लग गया। ब्लास्ट के लिए कारें तैयार हो गई, उन्हें कैंपस में सजाकर खड़ा कर दिया गया और किसी को पता नहीं चला। यह सब कैसे हो सकता है? साजिश करने वाले डॉक्टर्स ने अल फलाह को पनाहगार बनाया, वहां से पैसा लिया, एक्सप्लोसिव तैयार करने के लिए लैब्स का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अल फलाह एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल में तब्दील हो गया, आतंकवाद का सेंटर बन गया। यह संयोग नहीं, प्रयोग लगता है।